Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में, जिसका टाइटल है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, और यह इस चैप्टर का पार्ट 3 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें। और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। Before I start this video, I want to say thank you to all the 71 subscribers for trusting this channel. सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर 67 के बारे में, और जो सबसे पहली हेडिंग है वो है ट्रेडिशनल नोशंस। इसका मतलब हुआ कि पारंपरिक धारणाएं। इंटरनल मतलब कि आंतरिक। इंटरनल को आप हिंदी में आंतरिक के अलावा अंदरूनी भी कह सकते हैं। बाय नाउ यू विल हैव आस्क्ड योरसेल्फ मतलब कि अब तक आपने अपने आप से यह प्रश्न किया होगा, डज नॉट सिक्योरिटी डिपेंड ऑन इंटरनल पीस एंड ऑर्डर, मतलब कि क्या सुरक्षा आंतरिक शांति और व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती। How can a society be secure if there is violence or the threat of violence inside its border? इसका मतलब हुआ कि यदि किसी समाज की सीमाओं के भीतर हिंसा या हिंसा का खतरा हो तो वो समाज सुरक्षित कैसे रह सकता है। And how can it prepare to face violence from outside its borders if it is not secure inside its border? इसका मतलब हुआ कि और यदि वह अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षित नहीं है तो बाहरी हिंसा का सामना करने की तैयारी वह कैसे कर सकता है। Traditional security must also therefore concern itself with internal security. इसका मतलब हुआ कि इसलिए पारंपरिक सुरक्षा मतलब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को आंतरिक सुरक्षा मतलब कि इंटरनल सिक्योरिटी से भी जुड़ना चाहिए। The reason it is not given so much importance is that after the Second World War, it seemed that for the most powerful countries on earth, internal security was more or less assured. इसका मतलब हुआ कि इसे उतनी महत्वता नहीं दी गई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा लगा कि धरती के सबसे शक्तिशाली देशों, हम कह सकते हैं मोस्ट पावरफुल कंट्रीज के लिए आंतरिक सुरक्षा मतलब इंटरनल सिक्योरिटी लगभग सुनिश्चित है। We said earlier that it is important to pay attention to context and situations, मतलब कि हमने पहले कहा था कि संदर्भों और परिस्थितियों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। While internal security was certainly a part of the concerns of government historically, हम कह सकते हैं कि हालांकि ऐतिहासिक रूप से आंतरिक सुरक्षा सरकारों की चिंता का हिस्सा रही थी। After the Second World War, there was a context and situation in which internal security did not seem to matter as much as it had in the past. इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी स्थिति बनी जिसमें आंतरिक सुरक्षा उतनी मायने नहीं रखती थी जितनी पहले रखती थी। After 1945, the US and the Soviet Union appeared to be united and could expect peace within their borders. इसका मतलब हुआ कि 1945 के बाद अमेरिका और सोवियत संघ एकजुट दिखाई दिए मतलब यूनाइटेड, और अपनी सीमाओं के भीतर
शांति की अपेक्षा कर सकते थे। Most of the European countries, particularly the powerful Western European countries, faced no serious threat from groups or communities living within those borders. इसका मतलब हुआ कि अधिकांश यूरोपीय देश, खासकर शक्तिशाली पश्चिमी यूरोपीय देश, अपनी सीमाओं के भीतर रहने वाले समूहों या समुदायों से किसी गंभीर खतरे का सामना नहीं कर रहे थे। Therefore, these countries focused primarily on threats from outside their borders. इसका मतलब हुआ, इसलिए इन देशों ने मुख्य रूप से अपनी सीमाओं के बाहर से आने वाले खतरों पर ध्यान केंद्रित किया। What were the external threats facing these powerful countries? मतलब कि इन शक्तिशाली देशों के सामने कौन कौन से बाहरी खतरे थे? अगेन वी ड्रॉ अटेंशन टू कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशंस, मतलब कि फिर से हम संदर्भों और परिस्थितियों पर ध्यान देते हैं। We know that the period after the Second World War was the Cold War in which the US-led Western Alliance faced the Soviet-led Communist Alliance. इसका मतलब हुआ, हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय शीत युद्ध का था, मतलब कोल्ड वॉर, जिसमें अमेरिका नेतृत्व वाला पश्चिमी गठबंधन सोवियत नेतृत्व वाले साम्यवादी मतलब कम्युनिस्ट गठबंधन के सामने था। Above all, the two alliances feared a military attack from each other, मतलब कि सबसे अधिक दोनों गठबंधनों मतलब कि टू अलायंसेस को एक दूसरे के सैन्य मतलब कि कह सकते हैं मिलिट्री हमले मतलब अटैक का डर था। Some European powers, in addition, continued to worry about violence in their colonies from colonized people who wanted independence. इसका मतलब हुआ कि इसके अलावा कुछ यूरोपीय शक्तियां अपनी उपनिवेशों में हिंसा को लेकर चिंतित रहती थीं, जहां उपनिवेशित लोग मतलब कॉलोनाइज्ड पीपल स्वतंत्रता चाहते थे। We have only to remember the French fighting in Vietnam in the 1950s or the British fighting in Kenya in the 1950s and the early 1960s. इसका मतलब हुआ कि हमें बस 1950 मतलब 1950 के दशक में वियतनाम में फ्रांसीसियों की लड़ाई या 1950-1950 के दशक और 1960 मतलब 1960 के शुरुआती वर्षों में केन्या में ब्रिटिशों की लड़ाई को याद करना है। As the colonies became free from the late 1940s onwards, their security concerns were often similar to that of the European powers. इसका मतलब हुआ कि 1940 के दशक के अंत से जब उपनिवेश स्वतंत्र होने लगे तो उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताएं अक्सर यूरोपीय शक्तियों जैसी ही थीं। Some of the newly independent countries, like the European powers, became members of the Cold War alliances. हम कह सकते हैं कि कुछ नए स्वतंत्र देश यूरोपीय शक्तियों की तरह शीत युद्ध के गठबंधनों के सदस्य बन गए। They therefore had to worry about the Cold War becoming a hot war and dragging them into hostilities. हम कह सकते हैं कि इसलिए उन्हें चिंता करनी पड़ती थी कि कहीं शीत युद्ध वास्तविक युद्ध मतलब हॉट वॉर में ना बदल जाए और उन्हें संघर्ष में ना घसीट ले। Against neighbors who might have joined the other side in the Cold War against the leaders of the alliances, the United States or Soviet Union, or against any of other partners of the US and the Soviet Union. इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं अपने पड़ोसियों के खिलाफ जो शीत युद्ध में दूसरी ओर शामिल हो सकते थे, गठबंधन के नेताओं अमेरिका या सोवियत संघ के खिलाफ या अमेरिका और सोवियत संघ के अन्य साझेदारों के खिलाफ।
The Cold War between the two superpowers was responsible for approximately one third of the wars in this post Second World War period. इसका मतलब हुआ कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की अवधि में लगभग एक तिहाई युद्धों मतलब वन थर्ड ऑफ ऑल वॉर्स के लिए जिम्मेदार था. Just as the European colonial powers feared violence in the colonies, some colonial people feared after independence that they might be attacked by their. अब हम बात करेंगे पेज नंबर 68 के बारे में. बाय देयर फॉर्मल colonial रूलर्स इन यूरोप. इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि जैसे यूरोपीय उपनिवेशवादी शक्तियां उपनिवेशों में हिंसा से डरती थीं, वैसे ही कुछ उपनिवेशित लोग स्वतंत्रता के बाद डरते थे कि कहीं उनके पूर्व उपनिवेशी शासक मतलब यूरोप से उन पर हमला ना कर दें. They had to prepare therefore to defend themselves against an imperial war. हम कह सकते हैं कि इसलिए उन्हें अपने आप को एक साम्राज्यवादी युद्ध मतलब इंपीरियल वॉर से बचाने की तैयारी करनी पड़ती थी. The security challenges facing the newly independent countries of Asia and Africa were different from the challenges in Europe in two ways. हम कह सकते हैं कि एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देशों के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियां यूरोप की चुनौतियों से दो तरह से अलग थी. For one thing, the new countries face the prospect of military conflict with neighboring countries. इसका मतलब हुआ कि पहली बात नए देशों को अपने पड़ोसी देशों के साथ सैन्य संघर्ष मतलब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की आशंका का सामना करना पड़ता था. For another, they had to worry about internal military conflict. मतलब कि दूसरी बात उन्हें आंतरिक सैन्य संघर्ष की चिंता भी करनी पड़ती थी. These countries faced threats not only from outside their borders, mostly from neighbors, but also from within. इसका मतलब हुआ कि इन देशों को खतरे न केवल अपनी सीमाओं के बाहर से, मुख्य रूप से पड़ोसियों से, बल्कि अपने भीतर से भी झेलने पड़ते थे. Many newly independent countries came to fear their neighbors even more than they feared the US or Soviet Union or the former colonial powers. इसका मतलब हुआ कि कई नए स्वतंत्र देशों को अमेरिका, सोवियत संघ या पूर्व उपनिवेशी शक्तियों से ज़्यादा डर अपने पड़ोसियों से लगने लगा. They quarreled over borders and territories or control of people and population or all of these simultaneously. हम कह सकते हैं कि वे सीमाओं और क्षेत्रों को लेकर, लोगों और जनसंख्या पर नियंत्रण को लेकर या कभी-कभी इन सभी मुद्दों को लेकर एक साथ झगड़ते थे. Internally, the new states worried about threats from separatist movements which wanted to form independent countries. इसका मतलब हुआ कि आंतरिक रूप से नए राज्यों को अलगाववादी आंदोलनों मतलब कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स से खतरा था जो स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे. Sometimes the external and internal threats merged. इसका मतलब हुआ कभी कभी बाहरी और आंतरिक खतरे आपस में मिल जाते थे. A neighbor might help or instigate an internal separatist movement leading to tensions between the two neighboring countries. इसका मतलब हुआ कोई पड़ोसी देश आंतरिक अलगाववादी आंदोलन मतलब कि इंटरनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट की मदद कर सकता था या उसे उकसा सकता था जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव पैदा हो जाता था. Internal wars now make up more than 95% of all armed conflict fought anywhere in the world. इसका मतलब हुआ कि आज आंतरिक युद्ध
दुनिया में लड़े जाने वाले सभी सशस्त्र संघर्षों का 95% से भी अधिक हिस्सा बनाते हैं। Between 1946 and 1991, there was a 12-fold rise in the number of civil wars, the greatest jump in 200 years. इसका मतलब हुआ 1946 और 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या मतलब नंबर ऑफ द सिविल वॉर्स 12 गुना बढ़ गई। यह 200 मतलब 200 वर्षों से भी सबसे बड़ी वृद्धि थी। So far, so for the new states, external wars with neighbors and internal wars posed a serious challenge to their security. इसका मतलब हुआ इसलिए नए राज्यों के लिए पड़ोसियों के साथ बाहरी युद्ध और आंतरिक युद्ध उनकी सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती थे। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।